आने वाले समय में कांग्रेस की काया पलटती दिख सकती है। कमान प्रियंका गांधी के हाथों में हो सकती है, लेकिन रुकिए, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बदलने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जीत दिलाने के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करने वाली है। चलिए हम जल्दी से आपको पूरी खबर दे देते हैं। दरअसल कांग्रेस काया पलट के लिए तैयार है। खबर यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC से लेकर कई प्रदेश अध्यक्षों तक में बदलाव की तैयारी है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की बजाय बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस प्रियंका को 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारियां जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड को जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात, ओडिशा, पुडुचेरी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में पार्टी प्रभारियों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में जल्दी नए कांग्रेस समिति भी गठित हो सकती है। इसके पीछे की वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी तकरार पर स्थिति साफ नहीं होना। अटकलें तो यहाँ तक लग रही है कि पायलट जल्दी अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर में हुए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में CWC में बदलाव की अटकलें हैं। अब कहा जा रहा है कि समिति को लेकर भी पार्टी जल्दी बड़ी घोषणा करेगी और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद पार्टी प्रियंका गांधी को भी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर प्रचार करती नजर आएंगी, लेकिन सबसे पहले प्रियंका मध्य प्रदेश जा रही है। प्रियंका 12 जून को जबलपुर पहुंच रही है और कुछ कांग्रेस के नेता ये दावे कर रहे हैं कि प्रियंका ही कांग्रेस की काया पलटने वाली सबसे मुख्य चेहरा होने वाली है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार अब उन जमीनों की जांच में जुट गई है जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने RSS और इससे जुड़े अन्य संगठनों को अलॉट किया था। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीनें RSS और संघ परिवार से जुड़े संगठनों को ट्रांसफर किया है। मंत्री ने आगे कहा कि RSS से जुड़े संगठनों को जो जमीनें दी गई हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने दलील दी कि ऐसा अपने संगठन को बढ़ाने और उस विचारधारा को फैलाने के लिए किया गया है जिसमें वो विश्वास करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने काम को लेकर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बच्चों के दिमाग में जहरीली सूचनाएं भरेंगे तो ये बेहद खतरनाक होगा। हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। राव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जारी कुछ टेंडर्स को कैंसिल किया गया है, जबकि अन्य को भी देखा जा रहा है। गौरतलब है, साल 2021 में पूर्व की भाजपा सरकार ने चाणक्य यूनिवर्सिटी बिल पास किया था। तब विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस और जनता दल के सदस्यों ने जमकर विरोध किया था। गौरतलब है, विपक्ष ने चाणक्य विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पर्याप्त चर्चा के बिना पेश किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त विरोध करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार ने 116.16 एकड़ जमीन देवनहल्ली के करीब प्रस्तावित चाणक्य यूनिवर्सिटी के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए में बेच दिया था, जबकि इस जमीन की असल कीमत 300 से 400 करोड़ रुपए है। सिद्धरमैया ने आरोप लगाया था कि सरकार ने सेंटर फॉर एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज को कम कीमत पर जमीन बेची। उनके मुताबिक इसके सदस्य RSS के सदस्य हैं। इसे चाणक्य यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए आवंटित जमीन अवैध रूप से संगठन को दी गई थी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन नेताओं के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को जवाब दिया कि किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। गठबंधन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली निवास पर दोनों पार्टियों के नेताओं में चर्चा के बाद सहमति बनी। उसके बाद ही गठबंधन पर मुहर लगी। पहले आप डिप्टी सीएम का वो बयान सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। दरअसल दुष्यंत चौटाला बेरी हल्के के गांव दुजाना में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। या उन्होंने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार को किसान, जवान, पहलवान और कर्मचारी विरोध बताने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की तरह प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज पर न तो लाठियां भंजवाई और न ही किसी टीचर पर गोली चलवाई। डिप्टी सीएम ने सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं ने ग्रुप बनाकर रोजगार के अवसर पैदा किए।
जो कि सराहनीय है। साल 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम पूरा हो चुका है। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम, सुनिए। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम शुरू हो चुका है और जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रदेश के अंदर अलग अलग लोकसभा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में लोकसभा वाइज हम जलसे करेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अपना आइडियोलॉजी मतलब देशभक्ति है। देशभक्ति निकाल करके क्या करना चाहता है कांग्रेस का लोगो? संघ का आइडियोलॉजी सेपरेट आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सिर्फ देशभक्ति है। देशभक्ति निकाल करके क्या करना चाहता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देना है तो गलती हो सकता है क्या? प्राइवेट को दिया नहीं, पब्लिक सर्विस करने के लिए दिया है, स्कूल के लिए दिया है। सुन रहे हैं आप, ये कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता है सीटी रवि, जो कांग्रेस को गजवा हिंद से जोड़ रहे हैं, देशभक्ति के खिलाफ बता रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार अब वर्क मोड में आ गई है और इसी के तहत बच्चों के टेक्स्ट बुक से कुछ चीजें हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच खबर आई कि प्राइमरी के बच्चों के टेक्स्ट बुक से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का लेसन हटाया जाएगा। इसी पर अब राज्य में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाक युद्ध भी छिड़ गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई विवरण अभी तक साझा नहीं किया गया है। कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगरप्पा ने बीते दिनों कहा कि बच्चों के हित में इसी साल ही स्कूली टेक्स्ट बुक्स की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मामला जल्द ही कैबिनेट के सामने उसकी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली टेक्स्ट बुक्स में किए गए बदलावों को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था। बंगरप्पा ने कहा, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे चुनाव घोषणा पत्र, जिसका मैं अध्यक्ष था, में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है कि हम बच्चों के हित में टेक्स्ट बुक्स की समीक्षा करेंगे। जिस तरह हम गारंटियों को लागू कर रहे हैं, उसी तरह अपने विभाग में हम उसे पूरा करेंगे, जिसका हमने वादा किया था। कर्नाटक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर के मुताबिक बदलाव इस तरह से किए जाएंगे जिससे बजट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा, ये बहुत जल्द किया जाएगा और ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग संभालेंगे, जो शिक्षा नीति और बच्चों की जरूरतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में अपनी भ्रष्ट मानसिकता डालने की कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूली टेक्स्ट बुक्स में पेश किए जाने वाले बदलाव बच्चों के हित में होंगे। ये कांग्रेस समर्थक या बीजेपी विरोधी बदलावों के बारे में नहीं होगा। उन्होंने कहा, बीजेपी बच्चों की मानसिकता को कभी नहीं समझ पाई। उन्हें बच्चों को क्या देना चाहिए? बीजेपी का दिमाग इतना भ्रष्ट है कि वो इसे शिक्षा प्रणाली में डालना चाहती है, जिसके हम खिलाफ हैं। हम कांग्रेस से जुड़ा कुछ भी नहीं कर रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरे पास एक बड़ा काम है जो बच्चों के हित में है। बता दें कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान टेक्स्ट बुक को लेकर विवाद हो गया था। तब विपक्षी कांग्रेस और कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को अध्याय के रूप में शामिल कर और स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों संबंधी अध्यायों को हटाकर टेक्स्ट बुक्स का कथित रूप से भगवाकरण करने का आरोप लगाया था। साथ ही टेक्स्ट बुक समीक्षा समिति के तत्कालीन प्रमुख रोहित चक्रतीर्थ को बर्खास्त करने की मांग भी की थी। अब विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी भी कांग्रेस के विरोध में है। पूर्व कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, उन्होंने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल नहीं देखा है। हमने हेडगेवार पर कोई पाठ शामिल किया ही नहीं। हमने उनके भाषण की कुछ सामग्री रखी है। वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद अपनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का कहना है कि हम अभी भी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर अमल कर रहे हैं। जब सिद्धारमैया सत्ता में थे तब सारी पाठ्य पुस्तक लाई गई थी। उन्होंने खुद टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे बदलाव लाए। मैं जानना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक में आरएसएस से संबंधित क्या है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला के साथ शुक्रवार को बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में पुलिस का सख्त पहरा देख आजम खान नाराज हो गए। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पर तंज कस दिया। आजम खान ने कहा कि अरे इतनी पुलिस? तो जवाब में वहां तैनात इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने कहा कि अरे सर। इस पर आजम खान बोले तुम ही तो मरवाते हो। तो इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने कहा कि अरे नहीं, हम कैसे मरवा देंगे। अब आजम खान का यही जवाब सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के पक्ष में लखनऊ निवासी फरीदा सुल्ताना ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने उनसे जिरह पूरी हो गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। पुलिस की माने तो कोर्ट परिसर में कुछ गेटों पर जल्द ही ताला लगाया जाएगा, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी और कुछ कैमरे बढ़ाने पड़ेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कचहरी परिसर में वही जाएं जिसकी जरूरत होगी। ये सब कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद हो रहा है, क्योंकि आरोपी वकील के वेश में आया था और उसने संजीव की हत्या कर दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप पीड़ित लड़की को एबॉर्शन की परमिशन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले लड़कियां 17 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे देती थी। अब ये मामला सुर्खियों में। मामला क्या है और क्यों कोर्ट ने एबॉर्शन से मना कर दिया, चलिए आपको समझा देते हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट में एक 16 साल 11 महीने की एक रेप पीड़ित लड़की की तरफ से याचिका लगाई गई और कहा गया कि उसे एबॉर्शन कराना है, वो ये बच्चा नहीं चाहती। इस पर गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने कहा कि यदि लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो अबॉर्शन कराने वाली याचिका की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रेप विक्टिम 16 साल 11 महीने की है और उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने का बच्चा बिल्कुल भ्रूण नहीं कहलाता, लेकिन लड़की के पिता ने अबॉर्शन की परमिशन के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन सिर्फ कोर्ट की परमिशन के बाद ही किया जा सकता है। पिता की याचिका पर पीड़ित लड़की की तरफ से वकील ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि लड़की की उम्र को लेकर परिवार चिंतित है, हमें अबॉर्शन की परमिशन दी जाए। वकील के इस तर्क पर जस्टिस दवे ने कहा कि चिंता इसलिए है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपनी माँ या परदादी से पूछो, पहले 14-15 साल की उम्र तक शादी हो जाती थी और लड़कियां 17 साल की होने से पहले अपने बच्चे को जन्म देती थी और लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं। हालांकि आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। जस्टिस ने आगे कहा कि अगर भ्रूण या लड़की में कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है तो अदालत अबॉर्शन देने पर विचार कर सकती है, लेकिन अगर दोनों सामान्य हैं तो कोर्ट के लिए इस तरह का आदेश पारित करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद कोर्ट ने राजकोट सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को डॉक्टरों की एक पैनल द्वारा लड़की की जांच कराने का निर्देश दे दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। इसके बाद जस्टिस दवे ने लड़की की मनोचिकित्सक जांच का भी आदेश दिया। अस्पताल को सुनवाई की अगली तारीख 15 जून तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। ये तो हो गई कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा। अब आपको बताते हैं कि अबॉर्शन के लिए नियम क्या है, तो चलिए आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि गर्भावस्था के 4 चरण तय किए गए हैं, जिसे MTP एक्ट 2020 कहते हैं। इसके चलते 12 हफ्ते तक एक डॉक्टर की सलाह से गर्भपात किया जा सकता है। फिर आते हैं 12 से 20 हफ्ते, जिसमें भी एक डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं 12 से 24 हफ्ते। इसमें यह तय किया गया है कि कुछ कैटेगरी में महिलाएं डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन करा सकती हैं। इसके बाद आते हैं 24 हफ्ते से ज्यादा का समय। अगर भ्रूण अत्यधिक विकृत है तब भी मेडिकल की सलाह से भ्रूण गिराया जा सकता है और डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए।